क्या आपको सही लगता है कि एक बच्चा भीड़ की तरह आ रहा है और रील्स देख के आ रहा है और फिर उसे रियलिटी पता चलती है कि यूपीएससी तो कुछ और ही है? हाँ, मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि साल 2023-24 उसके दौरान बहुत सारे बच्चे आए हैं, उसके कारण कोचिंगों का रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो उस दौरान अनेक लोग जो पहले 700 थे एक पाउंड एक क्लास में, तो पीछे जाते जाते सिर्फ 50 बच गए, 25 बच गए। एक बच्चा जेई निकालता है, जेई मेंस निकालता है, आईआईटी में जाता है, आईआईटी का खर्च करके फिर यूपीएससी में नीट निकालता है, डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद यूपीएससी करने आता है। तो ये ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप? जनरली इस ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो उच्च मध्यम वर्ग वाले परिवार हो या उच्च वर्ग वाले परिवार होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वो उसमें आते हैं। मैंने जहाँ नोटिस किया है, जो निम्न वर्ग वाले लोग हैं नहीं आएंगे इसमें। तो हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ रहा है या फिर दिखाई ज़्यादा दे रहा है, हमें पहले से था, लेकिन वो हमें इस हमारी एक नागरिक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है? अच्छा, तो अभी जो ऊंची जातियां हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर वो जातियां जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ अन्याय किया, उसकी सजा हमें क्यों मिले। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त बजरंग, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, और यूपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं होती हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और एक बेहतर जो सटीक रणनीति हो सकती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे उनके उनके माध्यम से कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट विभिन्न चीज़ों को, मतलब इस दुनिया को, इस देश को, या फिर देश में जो चल रही घटनाएं उसे कैसे देखता है और उसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, तो अभी जो ऊंची जातियां हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर वो जातियां जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ अन्याय किया, उसकी सजा हमें क्यों मिले। है, इस आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो अपन को पूर्वजों के मतलब होता है, अपन को पता नहीं चलता था अपन को कौन से विशेष विशेष अधिकार मिलते हैं। यदि अपन ये समझते हैं कि ये अपन के तो पूर्वजों ने किया है, अपन की कोई गलती नहीं है, तो आप उन विशेष अधिकारों को मतलब आप अतिक्रमण नहीं कर पा रहे, उन विशेष अधिकारों का फायदा उठा रहे हो। और जब तक आप अपने विशेष अधिकारों का अतिक्रमण कर नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप है ना उन जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों का पिछड़ेपन का संबोधन कर ही नहीं पाओगे आप। तो बिल्कुल, नाम क्या है आपको, मतलब उस विशेष अपने पीढ़ियों के कारण, पूर्वजों के कारण प्राप्त विशेष अधिकारों को, नाम क्या है, पहचानना चाहिए और उनका अतिक्रमण करना चाहिए, उनसे ऊपर उठना चाहिए। जैसे अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि जो ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, ईडब्ल्यूएस में जितने लोग सेलेक्टेड हो रहे हैं उसमें से हमें 60% से ज़्यादा लोग ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं जो वेल इकोनॉमिक फैमिली से आते हैं, मतलब उनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड अच्छा है, फिर भी वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और यूपीएससी में सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ और भी मामले ऐसे आ रहे हैं जो फेस सर्टिफिकेट है, फेस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, उसके थ्रू वो आईएएस बन जा रहे हैं, और उस पर कुछ स्क्रूटनी वो नहीं हो रही, जांच नहीं हो रही है, उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल, ये है ना, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए ये सीट, मतलब उसके खाने के लिए ही सब कुछ है। मतलब जो उससे जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनके जो इस आरक्षण में नहीं अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका मतलब उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है इसमें। तो ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल, मतलब इसमें अपन तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब एजेंसियों को मतलब कठोर प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वैलिडेशन की और जांच की, और उनका मानकीकरण भी करना चाहिए। अच्छा, अभी एक चीज़ हुई थी, गैस के दाम बढ़े थे। तो उसका इफेक्ट एक स्टूडेंट की लाइफ पे क्या पड़ा, आपकी लाइफ पे क्या पड़ा था? मेरे तो संयोग से है ना, गैस के जो दाम बढ़े थे उससे 10 दिन पहले मैंने गैस की टंकी खरीद भी ली थी, सिलेंडर खरीद भी लिया था। तो आप पे क्या फर्क पड़ा या आपके दोस्तों पर कोई? हालांकि ये है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए और सब कुछ मतलब बढ़ गए, तो उसके कारण बिल्कुल मेरे है ना, जो मेरे रूममेट थे पहले वो छोड़ के यहाँ से चले गए कि नहीं ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाया यहाँ से। तो बिल्कुल महंगा तो हुआ है, खर्चा महंगा हुआ है। मेरे रूम का किराया भी दुगना हो गया है इससे डाल। अब ये बताइए कि यूपीएससी क्या करना चाहिए एक बच्चों को यूपीएससी के लिए, और क्या नहीं करना चाहिए? क्या आपको सही लगता है कि एक बच्चा भीड़ की तरह आ रहा है और रील्स देख के आ रहा है, और फिर उसे रियलिटी पता चलती है कि यूपीएससी तो कुछ और ही है? हाँ, मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि साल 2023-24 उसके दौरान बहुत सारे बच्चे आए हैं, उसके कारण कोचिंगों का रेवेन्यू भी बढ़ा है। और
बाद में मैंने नोटिस किया है ये लोग बच्चे ज़्यादातर वापस है ना, क्योंकि मैंने भी फाउंडेशन लिया था, तो उस दौरान अनेक लोग जो पहले 700 थे एक पाउंड एक क्लास में, वो पीछे जाते जाते सिर्फ 50 बच गए, 25 बच गए लास्ट तक जाते जाते। तो जो वो बच्चे आए थे ज़्यादातर वो बच्चे रील्स के मतलब वही दीवाने थे कि उसके कारण आए थे, जो पीछे बचे वही रियल है। अच्छा, तो इसके साथ-साथ कि क्या करना चाहिए एक बच्चा, जैसे कि मैं कई बार देखता हूँ कि एक बच्चा डॉक्टर बनता है, नीट निकालता है, डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद यूपीएससी करने आता है। एक बच्चा जेईई निकालता है, जेईई मेंस निकालता है, आईआईटी में जाता है, आईआईटी का खर्च करके फिर यूपीएससी में आता है। ये ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप? जनरली इस प्लान को फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो उच्च मध्यम वर्ग वाले परिवार हो गए, उच्च वर्ग वाले परिवार होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वो उसमें आते हैं। मैंने जहाँ नोटिस किया है जो निम्न वर्ग वाले लोग हैं नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि उनको लिए रोजगार ही सबसे बड़ी मतलब एक प्रतिमान है कि उसको हासिल करना है और उसके बाद में सब कुछ घर घर को सेटल करना है, सब कुछ करना है। अच्छा, तो कई बार ये होता है कि हम जब देखते हैं, अपने आस-पास भी देखते हैं चीज़ों, लोग जो ना कहीं न कहीं दोस्त मतलब नज़रें नहीं, हम 2-3 बार जब फेल हो जाते हैं तो हमारा ये मन नहीं करता कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, नज़रें नहीं मिला पाते। जैसे मैं घरवालों से नज़र नहीं मिला पाता। बिल्कुल तो कैसे कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करते हैं? बिल्कुल, एक तो ना अपन के घर वाले इतने मतलब अपन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा होती है कि जल्द से जल्दी रिजल्ट में मिले। और अपन प्रति परिवार में प्रथम पीढ़ी वाले लोग होते हैं जो नाम क्या सरकारी सेवाओं में के लिए मतलब वो एक एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो अपन के सब पहले पीढ़ी वाले को उनको पता नहीं होता है कि इस वास्तविकता में स्ट्रगल क्या होती है, इसमें कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। उनको समझाने के लिए अपन बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो उनको हैंडल करना तो बड़ा मुश्किल है, सब कुछ चीज़ बताने मतलब पर यही होती है कि अपन है ना, अपन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसका भी उनका भी एग्ज़ाम साथ में मतलब चल रहा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपन का जो शोषण हो रहा है, स्ट्रगल चल रही है, उसमें भी अपन उस स्ट्रगल में अपन उनको भी शामिल करना ये गलत है। तो ज़्यादातर चीज़ें शेयर तो नहीं करनी चाहिए, खास करके स्ट्रगल रिलेटेड, क्योंकि यदि वो ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर अपन की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर अपन टेंशन तनाव में रहेंगे। तो इस चीज़ से मुक्ति के लिए ज़्यादातर मतलब अपने यहाँ पे दोस्त ज़्यादा बनाइए और उनके साथ लेवल बस शेयर करिए, क्योंकि वो यहाँ पे सब शेयर मतलब अपन शेयर करेंगे तो दोस्त अपन की स्थिति में ही है वो भी, तो वो समझेंगे उसको। जैसे मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कोटा वगैरह में देखते हैं तो बच्चे सुसाइड बहुत करते हैं। लेकिन यूपीएससी के यहाँ इतना नहीं दिखाई देता, या फिर सुसाइड नहीं करते हैं बच्चे, चाहे 10 बार फेल हो जाएँ, 20 बार हो जाएँ। क्या 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 है ऐसा चीज़ जो नी वहाँ पे कोटा वगैरह में सुसाइड करते हैं बच्चे और यहाँ नहीं करते? इसका मूल कारण है मतलब कोटा, और उसमें जनरल ट्रेंड होता है कि नए 10th के बाद में आ जाते हैं, 11th 12th भी उनकी है ना कोचिंग में ही होती है, और वो भी एक अलग हिस्से के रूप में। जनरली वो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईटी की तैयारी साथ में कर रहे होते हैं। तो परिवार वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब उनको दूर तो नहीं भेजना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा इसका एक जरिया हो सकता है, पर प्राथमिक रूप से जब परिवार में बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस समय भी उनको भावनाओं से मतलब प्रशिक्षण देकर उसको इतना मजबूत बनाना चाहिए जाना चाहिए कि हर संघर्ष हर मतलब कठिन परिस्थिति में वो गिव अप ना करे। अच्छा। अभी ये देखा जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। हम 5th नंबर पर अभी आ गए हैं, ठीक है? तो आप कैसे देखते हैं भारतीय इकोनॉमी को, जैसे ग्रो कर रही है, तो स्टार्टअप्स कल्चर बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि हमें अब सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए? बिल्कुल, वर्तमान में स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत में दुनिया के सेकंड नंबर बड़ा देश है जिसमें यूनिकॉर्न की संख्या सबसे ज़्यादा है, और भारत यूनिकॉर्न बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहा है। तो बिल्कुल युवाओं के लिए अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है। मुद्रा योजना देख लीजिए आप, वैभव स्कीम देख लीजिए, तो उसमें मतलब एमएसएमई के लिए बिल्कुल आपको असिस्टेंट मिलेगा ही। पर एक जो नॉर्मल परिवार होता है, जो नॉन मतलब निम्न वर्ग का बच्चा होता है, उसके लिए मुझे लगता है शायद इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उसको है ना अपने अभाव का ओवरकम मतलब डिप्राइवेशन का ओवरकम करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल उसको नाम क्या है जो सरकारी सरकारी एग्जाम है बिल्कुल देना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि
जो भारत जो है सिक्योरिटी के लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। चाहे वो हथियारों के निर्माण के को लेकर के हो, चाहे वो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हो, चाहे अपने दुश्मनों को, चाहे वो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा हो। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वर्तमान में देखा तो भारत है ना, इजराइल है, अमेरिका है, रसिया है, विभिन्न देशों से मतलब अपने हथियार को मतलब अपने शस्त्रागार को आधुनिकीकरण करने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहा है। और हर क्षेत्र में देखे तो भले वो नाम क्या है, जहाज के क्षेत्र में जैसे विक्रांत जहाज है जो स्वदेश निर्मित है, और ब्रह्मोस 2 NG वाली है, और पिनाका है, आकाश NG है। बिल्कुल इसमें अनेक क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में लोग कोशिश चल रही है। अब हमका AMCA वाला प्रोग्राम भी अ, इसको मतलब एक्सपेंड कर रहा है। और एक और इसमें एक नई चीज़ और लेके जा रही है वर्तमान में, कि ब्रह्मोस का निर्यात हो रहा है। उसके कारण उसको नाम क्या है, जो विदेशी मतलब बेची जाती है उससे पैसे तो बल्क में आते हैं, उसके कारण उसका ना नए संस्करण उसका वित्तीयन हो रहा है। तो बिल्कुल वर्तमान में अच्छी स्थिति में है भारतीय रक्षा स्वदेशीकरण भी अच्छा है। बिल्कुल। अभी जो है मैं जब देखता हूँ, पूरा इतिहास पढ़ता हूँ भारत का और मानव सभ्यता का, तो हमने 1972 में जो है जानवरों को अधिकार दे दिया था। जानवरों पर जानवरों को अधिकार दे दिया था। जानवरों को अधिकार दे दिया था। आर्टिकल आर्टिकल 48A लेके आए थे हम। हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक है, इसके बाद हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आए थे। बिल्कुल। लेकिन जब मैं ये इंसान के अंदर ही एक समुदाय को देखता हूँ जिसे हम LGBT के समुदाय देते हैं, कहते हैं, उसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। बिल्कुल। उसके बाद मतलब लीगल, उसे लीगल बनाया, उनके रिलेशन को लीगल बनाया। हाँ, मतलब वो सौ सौ पहचान की मतलब उनका अधिकार दिया गया है कि मतलब वो खुद है ना प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं है ना उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। इसके बाद अब मैं ये देखता हूँ कि आज भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या सरकार है, उन्हें लीगल लीगल नहीं बना रही, उनकी मैरिज को लीगल नहीं बना रही। ऐसा क्यों, आप क्या देखते हैं? हाँ, जो अभी है ना, जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया था उसके अनुसार जो नाम क्या समलैंगिक संबंध है, या उनको मतलब जो नाम क्या है LGBTQ का विभिन्न समुदाय है, उनको है ना स्व पहचान की अनुमति नहीं दी गई है। उसके लिए जिला स्तर पे एक चिकित्सा समिति मतलब बनाई जाएगी और वो है ना उसका प्रमाणित करेगी। तो बिल्कुल है ना, नाम क्या है, क्योंकि उन तक पहुंच बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल उनको है ना नाम क्या पहुंच से वंचित हो रहे हैं वो लोग। और एक जो मानसिकता अमेरिका में चल रही है, एक LGBT, उसका LGBTQIA उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ओनली भगवान ने ओनली धर्म ओनली बनाए हैं तो नर या मादा ही बनाए हैं। तो बिल्कुल ऐसी मानसिकता मुझे जहाँ तक इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। तो आप क्या सकते हैं कि उन्हें प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल उनको अधिकार मिलना चाहिए। और क्योंकि मतलब जेंडर एक ना नाम क्या है, बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स लिक्विड चीज है इसमें। क्योंकि अपन जब देखते हैं कि ओनली नर और ओनली मादा ही नहीं होते, बीच वाले भी कुछ होते हैं, तो उनको बीच को बिल्कुल पहचान का अधिकार होना चाहिए। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट मैं देख रहा हूँ कि भारत में जो है धर्मों को लेकर के या जातियों को लेकर के, इनमें इवन भाषाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके से इसका समाधान निकालना चाहिए? जहाँ तक भाषा वाला सबसे पहले लेना चाहूँगा, क्योंकि उसमें त्रिभाषा वाला यूज किया गया है। एक्चुअली त्रिभाषा वाले इस फॉर्मूले में विशेषकर वो दक्षिण भारतीय राज्यों में लागू किया जाता है। और अपन देखते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य वो खास करके भाषा को लेकर उनका लगाव इतना है कि वो और भाषा को अपनाना चाहते ही नहीं है। तब उसके लिए त्रिभाषा सूत्र को बिल्कुल है ना उत्तर वाले राज्यों को भी अपनाना चाहिए। और उत्तर वाले राज्यों को, जैसे पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं जो जो विलुप्त हो चुकी भाषाएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए या अपनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उन लोगों को भी मतलब उनमें उनमें भी वो भावना होगी कि हाँ यार वो भी सीख रहे हैं, अपन भी सीख सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ रहा है या फिर दिखाई ज़्यादा दे रहा है, हमें पहले से था, लेकिन वो हमें इस हमारी एक नागरिक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है? इस सांप्रदायिकता का जहाँ तक अपन इतिहास देखते हैं तो सांप्रदायिकता आरंभ में कबीर ने भी जिक्र किया है इसका। और बाद में नाम क्या मुगल काल में
लगातार देखी जा रही है ये। हालांकि वर्तमान में खास तौर से इसको अलग ही नाम की चेतना मिली है, अलग ही मतलब उसको अलग ही ढंग से मतलब परिभाषित किया जा रहा है। और जहाँ तक देखें मतलब एक विशेष समुदाय को मतलब हर चीज़ से एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप जैसे माइनॉरिटी है उसका है ना, जो है ना जनसंख्या में 20% है, 18-20% है, वो अपने संसद में उनको प्रतिनिधित्व तो मुश्किल से 11-12%, 9-10% पर सीमित हो रहा है। तो उनको बिल्कुल नाम क्या है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको पहचान मिलना चाहिए, अपना मतलब उनको अस्तित्व बचाने के लिए, मतलब उनको अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। सरकार का इसमें क्या रोल हो सकता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब वही है कि मतलब माइनॉरिटी को अपन टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, वो तो उनके साथ उनको संरक्षण दे ही रहा है। हालांकि वर्तमान में जब सरकारी लेवल के स्तर पे तो नहीं दे सकते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो योजना क्रियान्वयन होता है वो निष्पक्ष हो रहा है जहाँ तक अपन देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ पीएम आवास है वो उनको भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। उसमें वही वो वाले मतलब पॉलिसी में जो रिलीजियस बेस पे मतलब पहचान नहीं होती है। और इसके अलावा जो अभी अभी एक मुद्दा आ रहा था, अभी हाल ही में जो लोक लोकसभा में या फिर संसद में एक बिल आया था जो महिलाओं के आरक्षण के लिए था, वो 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था वो गिर गया था। तो उस चीज को आपको कैसे देखते हैं? इस इस चीज को देखने के लिए अपन को इतिहास में जाना चाहिए। 1990 में भी राजीव गांधी सरकार ने ये कोशिश की थी, बाद में नरसिम्हा राव सरकार ने, अटल सरकार ने, और बाद में मनमोहन सरकार ने, हर समय ये कोशिश होती रही है। परंतु एक अपन के राजनीतिक दलों में वो है ना मानसिकता ऐसी है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसी होनी तो नहीं चाहिए, पर एक उस चीज को लेके सहयोग की भावना नहीं होती है, जैसे कि मैं देखता हूँ गैर सशक्तिकरण लेके। जब नारी बंधन अधिनियम आया था 2023 में, तो सिर्फ एक वोट या दो वोट जो है उसके खिलाफ पड़े थे, ठीक, बाकी सब पक्ष में थे। लेकिन अब जो लेके आई गवर्नमेंट दोबारा अमेंडमेंट करने के लिए, हाँ, तो उसमें पूरा विपक्ष एक साथ हो गया, ऐसा क्यों? ऐसा उसके अनुसार देखें तो परिसीमन के जुड़ाव के कारण, और एक सेकंड कारण था कि उसको है ना 2027 की जनसंख्या के अनुसार ना करके 2011 की जनसंख्या के अनुसार उससे जोड़ा जा रहा था। तो उससे राजनीतिक विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि ये एक अच्छा मुद्दा भी बन सकता है। और सेकंड नंबर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार यदि महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो ओबीसी को आरक्षण भी क्यों नहीं, महिलाओं को मतलब महिलाओं के अंदर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, क्योंकि एससी एसटी को तो मिल ही रहा है उसमें 33%। और थर्ड नंबर बात है कि जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए उसके साथ वो नाम क्या है परिसीमन को जोड़ दिया गया, जो बिल्कुल दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध है उनके, मतलब परिसीमन को लेके। वो 1971 की जनसंख्या उसके आधार पर ही तय किया गया था। उसमें उसको 2026 तक स्थायी रूप से मतलब रोक लगा दी गई थी। वर्तमान में उसको परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके कारण वो एकजुट होने को देखने को मिले। पर तो अब ये बताइए कि 5 स्टेप जो एक स्टूडेंट को करने चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए, 1 2 3 ऐसा बताना। पहले नंबर पे मतलब यही है कि आप जो एन अपन का बेस कमजोर रह गया है एनसीईआरटी उसको तैयार कीजिए। सेकंड नंबर आपके जो यदि आप स्थानीय लोग हैं और अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है तो हिंदी भाषा को सीखने का प्रयास कीजिए, उसको मतलब उसका अपनी कमांड बनाइए। थर्ड नंबर है कि जो जो ऑथेंटिक बुक्स है, रेफरेंस बुक है, उनको मतलब थर्ड नंबर है कि जो रेफरेंस बुक है उनके अपनी कमांड बनाइए। फोर्थ नंबर है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। और 5 नंबर पे है आप रिवीजन कीजिए। ठीक, आंसर राइटिंग इसके साथ इंक्लूड करनी है। बिल्कुल, रिवीजन में वो आंसर राइटिंग आई जाएगी। थैंक यू, आप हमारी पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यार, हमने मौका मिला इसके लिए आने के लिए। ठीक ठीक।